In this video, we are going to start first chapter of class 11, that is unit and measurement, and this will be as per your NEET standard. So while doing the theory portion, at the same time we will keep on doing numericals, related numericals, so that आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, राइट। सो नीट के स्टैंडर्ड के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करते जाएंगे साथ में रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी, सो कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। मास, फोर्स, राइट, स्पीड, एरिया, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, एंड दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज है। ये वो क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लेंथ फंडामेंटल है। लाइक लेंथ दूसरे चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे वो लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। जैसे इसका पेन का अगर मैं लेंथ का बात कर रहा हूं तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। सो लेंथ आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। मास हो गया, राइट। मास आपका फिर अगेन टाइम पे या लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। सो लेंथ, मास, टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। दीज आर द बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, राइट। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी, नाम से ही पता चला डिराइव्ड है, तो ये इससे डिराइव हुआ है। इसके 2 या 3 या जो भी है 4 भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दिस, इनसे डिराइव हुआ है। 2 और मोर देन 2 ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो उससे डिराइव हुआ है। सो दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल से डिराइव हुआ है। एग्जांपल में देख लीजिए, लाइक स्पीड। सो स्पीड आपका है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस पे भी और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, राइट। इन ऑल दिस एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो 2 पे डिपेंड कर रहा है या 3 पे डिपेंड कर रहा है, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। लाइक स्पीड में जब हमने बात किया तो लेंथ एंड टाइम, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों डिफरेंट है, राइट। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एरिया, राइट। सो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, अदरवाइज लेंथ इनटू लेंथ, राइट। सो वो इसी के 2 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। सो डिराइव्ड क्वांटिटी में वो दोनों डिफरेंट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, राइट। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, राइट। सो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। आई होप ये समझ में आया होगा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। वेल, अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी क्वांटिटी के साथ हम लोग यूनिट लगाते हैं, राइट, कि वो कितना है उसको मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। यूनिट के जब आप यूनिट लिखते हैं तो इसके कुछ रूल्स है। रूल्स में ये है, जैसे जब आप इनिशियल्स लिखते हैं, मीटर के लिए एम लिखते हैं, राइट, और टाइम के लिए सेकेंड लिखते हैं, तो जब आप इनिशियल्स लिखते हैं, जब सिर्फ एक लेटर लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मीटर के लिए स्मॉल एम, सेकेंड के लिए स्मॉल एस, राइट। सो स्मॉल लेटर शुड बी यूज्ड। फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल लेटर्स, सेकेंड पॉइंट है फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा वो, राइट। प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। उसके बाद अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, राइट, जैसे न्यूटन, तो आप स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ऑल्दो वो किसी का नाम पे है, बट स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। या फिर केल्विन, स्मॉल लेटर। वॉट, स्मॉल लेटर। सो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, राइट, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं साइंटिस्ट का तो। बट अगर आप सिर्फ इनिशियल्स लिख रहे हैं उन साइंटिस्ट का, तो फिर कैपिटल लेटर में लिखना है, राइट। सो ये
यूनिट लिखने का कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेल अब बात करते हैं डायमेंशंस। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है एंड बेसिकली इस चैप्टर से डायमेंशंस एक अच्छा खासा पोर्शन होता है एग्जाम में, तो डायमेंशंस पे हमें थोड़ा फोकस करना है, राइट। सो आज ये देखते हैं डायमेंशंस का बात करते हैं। डायमेंशंस जो होता है वो पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स पे लगाते हैं टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। डायमेंशंस जो होता है वो पावर्स होता है, राइट, पावर्स। जैसे एरिया के लिए L2, तो ये डायमेंशन है, राइट। वॉल्यूम के लिए L3, ये डायमेंशन है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों ही मीटर में मेजर होगा। सो डायमेंशंस आर द पावर्स raised to the units of fundamental quantity to represent that quantity। समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी, ये काफी कुछ बात होगा इस पे, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और क्लियरली समझ में आता जाएगा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं एंड हेंस 7 उनके बेस और डायमेंशंस बनेंगे, राइट, बेसिक। सो एक है लेंथ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डायमेंशंस का लिख रहा हूं। सो लेंथ, उसको हम लोग L1 से डिनोट करेंगे। देन वी हैव मास, देन वी हैव टाइम, लेंथ मास टाइम, ये हो गया 3। देन वी हैव टेम्परेचर। डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से आपको रिप्रेजेंट करना है। डायमेंशंस आप जब भी लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आप डायमेंशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, जिसके लिए एम्पियर यूज होता है, ए यहाँ पे एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, राइट, एंड देन amount of substance, mole। so ये हो गया dimensions 7 fundamental quantities के, right। so these are the dimensions of 7 fundamental quantities जो basic quantities है, right। apart from this 2 और भी है हमारे पास supplementary quantity। supplementary quantity है, उसे हमने fundamental में नहीं डाला है, वो अभी दिखेगा कि क्यों, एंड डेराइव में भी नहीं डाला है वो हमने, राइट। तो वो हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जिसके लिए यूनिट यूज होता है रेडियन, राइट, ये उसका यूनिट है, ध्यान रखिएगा यूनिट है, बट नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट है, बार बार कह रहा हूं ये यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, बट डायमेंशन नहीं है इसका। प्लेन एंगल। दूसरा है सॉलिड एंगल, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्ट्रेट रेडियन, इसका भी डायमेंशन नहीं है। सो यहां पे एक अलग चीज आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों का यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वांटिटी का यूनिट हो पर डायमेंशन नहीं हो, राइट। बट वाइस वर्सा, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि कोई एक ऐसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर डायमेंशन होगा तो फिर यूनिट भी होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल कि डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बात हुए हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री के। नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज पे हम आएंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस का हम बात करेंगे। सो कुछ एग्जांपल में मैं दिखा दे रहा हूं एंड आफ्टर दैट आप वो सीख जाएंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल में मैं कुछ दिखा दे रहा हूं, कुछ स्टार्टिंग वाले कुछ दिखा दे रहा हूं, सो दैट आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी। और जैसा कि लेंथ का आपको पता है, एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट।
सो लेंथ भी एल आएगा, ब्रेथ भी आएगा एल आएगा, तो ये L2 हो जाएगा, राइट। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ L2 एरिया का डायमेंशन, अदरवाइज प्रॉपर्ली आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा M0 L2 T0 स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है आपको, राइट। कुछ एग्जांपल्स में मैं दिखा दे रहा हूँ, 5 6 5 6 दिखा दूंगा। देन यू हैव वॉल्यूम, एंड मैं लाइन बाय लाइन बात कर रहा हूँ सो दैट आगे जो भी हमें चीजें जरूरत पड़ेगा वो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही मीटर में होगा, तीनों ही का डायमेंशंस L1 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 होगा, सो दैट बिकम L3। सो ये आपका वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। अगेन अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, थोड़ी बात हम नहीं लिखेंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा। M0 L3 T0, that's volume. Then density, that's mass by volume, right? Density, that's mass by volume. यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, मास फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम, मास का हो जाएगा M1, वॉल्यूम का हो जाएगा L3, एंड दे आर इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये आ जाएगा आपका M1, ये डिनोमिनेटर से जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो साइन चेंज कर लेगा, राइट। और T का कोई डायमेंशन नहीं है वॉल्यूम में, सो इट्स T0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। नाउ स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों का ही सेम यूनिट होगा, सेम डायमेंशन होगा। सो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस हो जाएगा आपका L1, टाइम हो जाएगा T1। सो इट्स M0 L1 T-1, राइट। सो इन दिस वे आप बाकी चीजों का भी फाइंड कर सकते हैं जिसका आपको फॉर्मूला पता हो। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, नाउ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम, एंड ये वेलोसिटी था तो इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा M0 L1 T-2, राइट। कुछ बेसिक डायमेंशंस में फाइंड करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाए कि कैसे फाइंड करना है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। फोर्स, सिक्स्थ नंबर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एज यू नो फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का ये था, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 एंड दैट इनटू यू नो एक्सेलरेशन M0 L1 T-2, राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको, यहाँ M1 है, यहाँ M0 है। सो ऐसा नहीं कीजिएगा कि जब आप दोनों को बेस सेम है तो आप दोनों को जब आप एक कॉमन करके लिखेंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 into 0, राइट। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो पावर्स भी मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो प्लस होता है, राइट। तो ये 1 + 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, -2। सो इट्स M1 L1 T-2, that's force, mass into acceleration. So this is the answer. Right. So I hope इतना काफी है, समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करना है। फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए, एरिया मतलब L2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा प्रेशर का M1 L-1 T-2, राइट। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 तो आपका -1 आ जाएगा। सो दिस इज द प्रेशर, राइट। इन दैट वे बाकी चीजों का भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, राइट। प्रेशर है फोर्स बाय एरिया। अब मैं कुछ और भी यहाँ से अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बेसिक चीजें तो ठीक है, आप ऐसे डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे क्वेश्चंस आते हैं सो भी अब मैं आपको दिखा दूं। लाइक प्रेशर तो ठीक है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस भी होता है फोर्स बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। सो स्ट्रेस का एंड प्रेशर का डायमेंशन सेम आएगा, प्रेशर भी है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस भी है फोर्स बाय एरिया, राइट। एक और बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयर मॉडुलस हो। अच्छा ये अभी आप अगर आपने 11 पढ़ रखा है तो फिर तो अच्छी बात है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
आपको पता होगा कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस क्या होता है, बट अगर आपने नहीं करा है अभी तक तो फिर आपको ये पता नहीं चला होगा कि ये है क्या, कहाँ से आ गया ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो एक्चुअली ये आपका सॉलिड चैप्टर में है, जो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है। दैट्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस दैट्स फोर्स बाय एरिया, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे एक और चीज को आप नोटिस करेंगे, स्ट्रेस का तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया भी हो सकता है, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, या फिर चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो इन ऑल दिस केसेस, अब थर्ड मैंने बताया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो इन ऑल दिस केसेस ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, राइट। इन ऑल दिस केसेस आप देख सकते हैं स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो कट जाएगा, मीटर क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे मीटर कट जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन का यूनिट क्या लिखेंगे, तो दैट्स यूनिटलेस। डायमेंशंस क्या लिखेंगे, डायमेंशनलेस भी है, यूनिट नहीं है तो फिर डायमेंशन भी नहीं होगा। तो m0, l0, t0 स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो कंक्लूजन ये है कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आई रिपीट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कट जाता है, राइट। सो यहां पे बात ये है, पॉइंट ये है कि प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन तीनों का सेम होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बाकी से सेम नहीं है, राइट। तो इसी में एग्जांपल ले लीजिए, आपका दिया हुआ है लाइक प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस एंड लेट्स से एनीथिंग, लेट्स से फोर्स। तो इनमें से किसका डायमेंशन सेम नहीं है, या फिर ऑड, जो ऑड है उसको पिक कीजिए। तो इनका डायमेंशन सेम है, इसका डायमेंशन सेम नहीं है बाकी से। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि किनका किनका डायमेंशन सेम है, राइट। प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो और भी कुछ ऐसे केसेस है जिसमें डायमेंशन सेम होता है, मैं उसका बात कर लूं। जैसे वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, या फिर उल्टा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। सो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, एज वेल एज टॉर्क का डायमेंशन सेम होगा। टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इन तीनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। और क्या? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। एंड इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। और आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि मोमेंटम का और इंपल्स का डायमेंशंस सेम आएगा, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का सेम है, यहाँ पे इन तीनों का सेम था, और ऊपर में भी हमने बात किया उन तीनों का सेम था, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ फिक्स वो होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, उनका डायमेंशन आपसे पूछा जाता है। लाइक एक फॉर्मूला है आपका F इक्वल टू G/m/r², ग्रेविटेशन में G/m/r², इसका डायमेंशन पूछता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसे। ये फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट्स का मासेस है, ये उनके बीच का डिस्टेंस है r। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन पूछता है, इसका फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कर लीजिए, g को एक तरफ ले जाइए, तो यहां से आपको आ जाएगा G इक्वल टू Fr²/mm, हो गया। यहां से पुट कर दीजिए, डायमेंशन फोर्स का तो पता ही है आपको, और m1, l1, t-2, राइट। r आपका मीटर में है तो वो आ जाएगा l2, और यहां पे आ जाएगा m2, राइट। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का l2 हो गया, मास का m2 हो गया, ये ऊपर जाएगा। तो अच्छा मैं स्टेप दिखा रहा हूँ एक बार कि ये कैसे आपका -1 आएगा। ये 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो m का -2 हो गया, राइट।
ये L3 हो गया और ये T-2 हो गया, राइट। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होता है, राइट। उनको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ऑल्दो ये पूरा क्वांटिटी मल्टीप्लाई फॉर्म है, लेकिन पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर्स ऐड होगा। जब बेस सेम है L और L तो पावर्स ऐड होंगे, सो 1 + 2 3 हो गया, राइट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा सभी जगह। तो अगेन जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगा, तो 1 + -2, सो दैट विल बिकम -1। सो इवेंचुअली आ जाएगा m-1 L3 T-2, राइट। सो इस तरह से आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस पूछता है, तो फॉर्मूला है E = hν, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको इसका डायमेंशन फाइंड करना होगा। इन दैट वे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी का डायमेंशन आपको याद रहेगा नहीं, राइट। ठीक है, बेसिक्स वाले जो है वो तो याद रह जाएंगे, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग के 6-7 बताया, 8 बताया, तो चलो बेसिक है तो वो फिर भी आप याद कर लेंगे। लेकिन ये सब चीजें हैं तो बहुत सारे हैं, मोर देन 20 है, 25 के आसपास होगा, तो सारे याद होंगे नहीं। तो ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखें, फाइंड कर ले, राइट। सो E = hν, तो यहां से आपको H का डायमेंशन फाइंड करना होगा। सो H = हो जाएगा एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का क्योंकि आपको यूनिट नहीं पता है, या फिर चलो यूनिट पता है, डायमेंशंस नहीं पता है, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर। सो ये आ जाएगा आपका E एंड फ्रीक्वेंसी = 1/t है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/t, t ऊपर चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी = 1/t, t ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फाइंड कर लीजिए और फिर t का है टोटल फाइंड कर लीजिए। सो दैट विल गिव यू प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया? तो इस तरह से आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो ओवरऑल 25 के आसपास है, राइट, जिसमें से ऑलमोस्ट हमने 10 के बात किए होंगे, अराउंड 10 का हमने बात किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 15 मोर। सो उन सब का भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लाइक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो इंपॉर्टेंट में होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है कभी कभी, कैपेसिटेंस का जरूरत पड़ता है, परमिटिविटी ε0 उसका जरूरत पड़ता है, परमिएबिलिटी μ0 उसका जरूरत पड़ता है, राइट। तो वो सब क्वांटिटीज, वो सब जो फॉर्मूला आते जाएंगे, फिर आप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, और भी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको जरूरत पड़ेगा नीट में, उनका हम बात कर लेते हैं। लाइक अगर आप ε0 का फाइंड करना चाहते हैं, ε0 का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, तो बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए कूलम्स लॉ वाले, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², राइट, Q1 Q2/r², ये वाले लगा दीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा। बट आपको चार्ज का डायमेंशन चाहिए होगा, एंड आपको पता है कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम, I = Q/T, राइट। सो Q = करंट इनटू टाइम। सो Q का डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ करंट विच इज A1 एम्पियर, टाइम का T1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। सो ये आपका डायमेंशन ऑफ चार्ज हो गया A1 T1, राइट। आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा पुट करने समय एज वेल एज यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से ε0 फाइंड कर लीजिए। ε0 आ जाएगा आपका, ε0 आ गया आपका Q1 Q2 by FR², और 4π मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। सो डायमेंशन फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे Q1 का डायमेंशन पुट कर दीजिए, Q2 का डायमेंशन पुट कर दीजिए, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। फोर्स का अपने ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, L2 आ जाएगा। सो इन दैट वे आपको ε0 का मिल जाएगा। परफेक्ट, समझ में आया कैसे फाइंड करना है ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, E = होता है F/Q, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, चार्ज का हमने ऑलरेडी फाइंड किया, अभी फोर्स का भी फाइंड कर रखा है, दोनों को पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन मिल जाएगा, राइट। पोटेंशियल का डायमेंशन, सो पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, दैट्स द बेसिक फॉर्मूला, डेफिनेशन से आया है। सो वर्क बाय चार्ज,
फिर से वर्क का डायमेंशन पुट कर दीजिए, यहाँ चार्ज का पुट कर दीजिए, तो पोटेंशियल का डायमेंशन आपको मिल जाएगा, राइट। कैपेसिटेंस का C, तो आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV, चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, ये पोटेंशियल है, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q बाई V। तो चार्ज का आपको पता है और पोटेंशियल का भी पता है, यहाँ पुट कर दीजिए, कैपेसिटेंस का मिल जाएगा, राइट। रेजिस्टेंस का, ये सब बेसिक है, लाइक ये सब पूछते हैं नीट में, आपको जो पता है। रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू IR, राइट। तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा V बाई I। अगेन V का डायमेंशन हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे, I का पता है एम्पियर होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, रेजिस्टेंस का मिल जाएगा, राइट। सो इन दिस वे आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने यूज किया है दिस वन, फोर्स बाय चार्ज। आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप यही लगाइए। E इक्वल टू वो भी है फॉर्मूला, माइनस dV बाई dr, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज पोटेंशियल, तो उसका डायमेंशन पता ही है आपको, डिस्टेंस का पता है, पुट कर दे। सो कुछ नहीं कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको याद है, आप वो यूज कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी वाले भी लगा सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना एक फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं आप टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेट्स से एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ई का पता है तो, या फिर ई फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट का पता है तो, यू कैन यूज दिस वन, एनर्जी बाय वॉल्यूम, राइट। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। ये सब जो पता है मैं इधर वाले बता रहा हूं, अब बाकी के क्लास 12 का जो आता है मैग्नेटिक फील्ड का। सो यूज दैट फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अच्छा sin थीटा यहाँ पे आ रहा था, मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा, sin थीटा के बारे में बताऊंगा। फिलहाल QVB तो ठीक है, लाइक फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, चार्ज का पता है, वेलोसिटी का पता है, तो यहाँ से B का मिल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? B इक्वल टू आ जाएगा फोर्स बाई QV, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वेलोसिटी का, यहाँ चार्ज का, यहाँ पे फोर्स का, यहाँ पे चार्ज का, यहाँ पे वेलोसिटी का, तो यहाँ से B का डायमेंशन मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इन दिस वे आप फाइंड कर सकते हैं डायमेंशंस, जिसका पूछा है फाइंड कर सकते हो, राइट। बस वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपको B का पूछ रहा है तो फोर्स का, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। देखिए मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, पुट करके दिखा दे रहा हूँ। फोर्स आ जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m1 L1 t - 2, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। चार्ज का हो गया AT A1 T1, राइट, चार्ज इक्वल टू करंट। वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, सो L1 t - 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा m1, m का तो एक ही है, ये ध्यान रखिएगा एरिया नहीं है, ये एम्पियर है। L का 0 हो जाएगा, L0, एंड T का आपका आ जाएगा -2, क्योंकि ये +1 और -1 तो गया, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा ये वाले, एंड एम्पियर का -1। सो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। सो हार्डली इट विल टेक 20-25 सेकेंड टू फाइंड आउट। समझ में आ रहा है? चलिए, रेजिस्टेंस का पता चल चुका है, B का मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, उसका फाइंड आउट कर लीजिए। लाइक एनर्जी हमें पता है, एनर्जी पर यूनिट। अच्छा, बिफोर दिस परमिएबिलिटी, इसका फाइंड करना बाकी रह गया, तो लगा दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लगा दो जिसमें ये आता हो, राइट। कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, वो वाले आप लगा सकते हो, बायट-सावर्त लॉ लगा सकते हो, राइट, या फिर रिंग वाले लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, B इक्वल टू μ0I/2R, μ0I/2R,
ये वाले लगा दो, इससे आपका म्यू नॉट मिल जाएगा, क्योंकि बी तो पता चल चुका है, बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है राइट यहाँ पे, तो बी पता चल चुका है, करंट पता है, ये रेडियस है, पुट कर दीजिए यहाँ से, बी पता चल चुका है, करंट पता है, रेडियस भी पता है राइट, एल होगा तो यहाँ से म्यू नॉट मिल जाएगा राइट। या फिर बायर-स्टोक्स लॉ लगा दो, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई टी एस साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वहां से भी मिल जाएगा, कोई भी फॉर्मूला लगा दो बस आ जाएगा राइट। सो इस तरह से म्यू नॉट मिल जाएगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड करना हो तो इसका डायमेंशन, तो इसका दिखा रहा हूं, और एनर्जी डेंसिटी का लगा दीजिए, एनर्जी बाई वॉल्यूम, दैट्स हाफ एल आई स्क्वायर राइट। तो एनर्जी पता है, वॉल्यूम पता है, यहां से एल मिल जाएगा, करंट पता है तो यहां से एल मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे बाकी सभी हमें मिल गया है, एंड यही सब आपको जरूरत पड़ेगा। क्लास 7 से एक और फॉर्मूला रह गया जो जरूरत पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला लगा दीजिए, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी राइट, ईटा रेडियस वेलोसिटी, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स पता है, 6 और पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई नंबर्स है, उसका कोई डायमेंशंस नहीं है, रेडियस पता है, लेंथ होगा, वेलोसिटी पता है, लेंथ बाय टाइम होगा, तो यहां से मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये काफी कॉमन है, अक्सर आपको ये जरूरत पड़ता है, समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मिल गया राइट। चलिए, हाँ साइन थीटा का हमें बात करना था, और उसको हम यूज भी करेंगे, क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो यू नो जब आप लिखते हैं साइन थीटा या टैन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, साइन थीटा, तो यहां पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो थीटा है दैट इज डायमेंशनलेस। हमने बात किया था कि इसका यूनिट है सप्लीमेंट्री, याद है, इसका यूनिट है रेडियन बट डायमेंशन नहीं है, सो दिस इज डायमेंशनलेस। ये एकदम साफ साफ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिस शुड बी डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। थीटा, not only theta, the whole quantity, this should also be dimensionless। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि थीटा को आप डिफाइन करते हो लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, अगर आपको याद होगा तो आप थीटा को ऐसे फाइंड करते हो, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस राइट। जब आप एक बनाते हो, ये होता है थीटा, ये होता है आर, ये होता है ये, तो ये है रिलेशन। सो ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, कैंसिल हो जाता है, सो डायमेंशनलेस, सो थीटा इज डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है क्यों आया डायमेंशनलेस। साइन थीटा क्यों डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन थीटा आप क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नो, ये यूज होता है ना साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी अपना मीटर में है, लेंथ का बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, और हाइपोटेनस भी मीटर में है, और अगेन वो कट जाएगा, तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं आएगा। सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब, इस सब के कोई डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का भी नहीं होता है राइट। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, सो दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी लिख देता हूं, लेट्स से y इक्वल टू, बहुत कॉमन इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx राइट। तो इसमें ये डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, और उसके लिए इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, क्योंकि ऐड हो रहा है, तो पूरा को डायमेंशनलेस होने के लिए ईच को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि यहां से आप k का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि kx डायमेंशनलेस है, kx का कोई डायमेंशन नहीं है राइट, kx इज डायमेंशनलेस। डायमेंशन ऑफ k एंड डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल टू डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो यहां से आप k का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, k का डायमेंशन आ जाएगा आपका x, x तो डिस्टेंस है, x फॉर्मूला में डिस्टेंस होता है राइट, एंड t टाइम होता है, तो ये हो जाएगा l1 एंड दिस वन सेम, तो ये आ जाएगा आपका m0 l0 t0, और ये नीचे चला जाएगा तो l1, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा m0 l-1 t0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ k।
और क्वेश्चन पूछा होगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू के, ओमेगा इंटू के का डायमेंशन बताइए। तो हमने अभी के का डायमेंशन फाइंड कर लिया, उसी तरह से ओमेगा का फाइंड करेंगे, उसी तरह से ओमेगा का फाइंड करेंगे, क्योंकि ओमेगा टी भी तो डायमेंशनलेस है, पूरा डायमेंशनलेस है, मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, राइट। तो ये भी डायमेंशनलेस है, तो इसका आ जाएगा m0 l0 t0, राइट। तो ओमेगा आ जाएगा आपका m0 l0 t0, ओमेगा का डायमेंशन, और t का टाइम है वो नीचे जाएगा, t1 आएगा, तो फाइनल आंसर जाएगा m0 l0 t-1। समझ में आ रहा है? तो ये ओमेगा का डायमेंशन मिल गया, और क्योंकि आपसे पूछा है ओमेगा के का डायमेंशन क्या होगा, तो ओमेगा का मिल चुका है, के का मिल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको ये जो कि ओमेगा का डायमेंशन है और ये जो कि के का डायमेंशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m0 l-1 and t-1। So this is the answer, omega t। समझ में आ रहा है? ऑल्सो जो दूसरी बात मैंने बताया था कि ठीक है आपका एंगल तो डायमेंशनलेस होगा, मैंने ये भी बोला था कि ये पूरा चीज भी डायमेंशनलेस होगा, साइन थीटा, राइट। और अगर ये डायमेंशनलेस होता है तो अब इसको देखिए, ये अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में होना पड़ेगा, दैट मीन्स ए का डायमेंशन क्या बनेगा, वही जो वाई का डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इसको जो मैंने दिखाया ना ये डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, तो यहां से ए का डायमेंशन मिल जाएगा, क्योंकि वाई का डायमेंशन तो होगा लेंथ, मीटर में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा m0 l1 t0, तो यहां से ए का डायमेंशन मिल गया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पे मैंने बताया साइन थीटा डायमेंशनलेस है एज वेल एज थीटा भी डायमेंशनलेस है। उसी तरह से लॉग का कोई वैल्यू हो, लॉग लेट्स से लॉग एनीथिंग a इंटू बी, सो इस केस में भी ये डायमेंशनलेस होगा, दिस शुड बी अ प्योर नंबर, इसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, सो दिस विल बी डायमेंशनलेस। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ सकता है। या फिर जो आप पावर लगाते हैं e टू द पावर लेट्स से एनीथिंग a by b, if it is given in the question e to the power of a by b, right, तो उसमें ये चीज जो पावर है वो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, इसको दूसरे वे में एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, e to the power of x v by t into capital A, and where x is the displacement, v is the velocity, t is the time, क्वेश्चन में दिया हुआ है। And let's say this is y equal to anything, something is equal to this, yeah, any number is equal to this, or let it be b, right। तो उसमें आपसे पूछा है a का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन क्या होगा, तो क्योंकि आपको पता है कि जो पावर्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो क्योंकि x आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, तो इन तीनों का डायमेंशन आपको पता है, तो a का मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपको डायमेंशनलेस होना है। बात समझ में आ रहा है? इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं, x का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, a का डायमेंशन बाई टाइम का डायमेंशन, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0। अब पुट कर दीजिए, x का डायमेंशन पुट कर दीजिए, यहाँ वेलोसिटी का पुट कर दीजिए, यहाँ टाइम का पुट कर दीजिए, a का मिल जाएगा, राइट। इक्वेशन बन चुका है। समझ में आ रहा है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, पावर्स होंगे तो उसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, लाइक इक्वेशन दिया हुआ है m इक्वल टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, और बोला है कि इसमें c पुट करना है, समवेयर स्पीड ऑफ द लाइट पुट करना है। जो एक स्टूडेंट है जो c कहां पे पुट होगा वो भूल गया है, तो वेयर शुड बी प्लेस द c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो क्योंकि इसको कैसे करना है, सो देख लीजिए, क्योंकि
बहुत कॉमन क्वेश्चन ये, क्योंकि ये मास है और इक्वल है, यहाँ पे भी मास है, तो दैट्स परफेक्ट, इधर भी मास है इधर भी मास है, तो हो गया। तो इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तभी तो एलएचएस और एचएस का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मास और मास इक्वल हो चुका है, तो ये बीच में इंटरफेयर ना करे, मतलब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। एनीवे, नॉट ओनली दैट, आप ये देख सकते हैं कि जब दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये डायमेंशनलेस है, तो इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो ये क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे c को यहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए, ताकि वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल हो जाए, तो ये भी डायमेंशनलेस बन जाए, एंड हेंस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट द फॉर्मूला में था m इक्वल टू m नॉट 1 रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, इट वाज प्लस ओवर हियर। समझ में आ रहा है? चलिए एप्लीकेशंस का बात कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, आप किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हो डायमेंशनली वो सही है या गलत है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, राइट। तो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सो बता रहा हूं। ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फोर्स फोर्स के साथ ऐड होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ होगा, डेंसिटी डेंसिटी के साथ होगा, राइट। फोर्स एंड एक्सेलरेशन को आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन को आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी है, राइट। जैसा कि आपने 7-8 में भी पढ़ा होगा, x के साथ ऐड होता है, y के साथ ऐड होता है, z के साथ होता है, इन दैट वे, राइट। सो ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको एंड इसको, तो ये जरूरी है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये जरूरी है, राइट। और इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा, इक्वल दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो उसको भी सेम डायमेंशन होना पड़ेगा। तो अगर ये फोर्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, हालांकि अभी कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ये फोर्स है और उन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा दैट शुड आल्सो बी अ फोर्स, राइट। सो द पॉइंट इज कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन गलत है। सो इन दैट वे आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। और ये तो आपको पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर है, तो करेक्ट है। बट अगर यही ऐसा होता, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर s स्क्वायर, राइट। सो इसको अगर आप चेक करेंगे डायमेंशनली सही है या गलत है, तो आपको पता चलेगा कि ये गलत है। मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम नहीं आएगा। ये और ये तो सेम आ जाएगा, बट ये सेम नहीं आएगा, मतलब ये इक्वेशन गलत है। अगर डायमेंशनली सही नहीं है, तो इक्वेशन पक्का गलत है, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन गलत है या सही है, डायमेंशनली सही है या गलत है। दूसरा एप्लीकेशन, आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एग्जांपल में जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। ये एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। और आई होप आपको पता होगा एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, राइट। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेकेंड कॉमन है दोनों में। सो ये एमकेएस यूनिट है मीटर, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। सो इन दैट वे अगर मैं पूछूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने जूल, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने टाइम, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने टाइम, राइट। वेयर दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इनके सिस्टम में, यूनिट ऑफ फोर्स सीजीएस सिस्टम में। या फिर 1 जूल इक्वल टू कितने अर्थ, राइट। तो ये सब चीजों में आपको हेल्प करेगा डायमेंशनल एनालिसिस। आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या होगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। सो डायमेंशनल एनालिसिस आपको हेल्प करता है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, राइट। चलिए अभी हम देखेंगे, विल फाइंड आउट एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं बट उसी से रिलेटेड, उसी टाइप से थोड़ा सा मोर एडवांस। वेल, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस।
ये वाले करते हैं 1 into n equal to कितने 9। सो इन चीजों में इससे पहले आप एक चीज को ये नोटिस कर लीजिए, इन चीजों में आप एक बात तो कॉमन है, एक बात तो आप नोटिस कर सकते हो कि जब यूनिट छोटा है, ग्राम छोटा है केजी के मुकाबले, राइट। तो जब यूनिट छोटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो बड़ा होता है इसके मुकाबले। आप सभी में देख सकते हो, जब यूनिट छोटा है तो उसका पास वाला नंबर बड़ा होता है, और जब यूनिट बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है, राइट। सो यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, राइट। सो यूनिट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय नंबर, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल कर दिया तो कांस्टेंट लगा दिया। सो यूनिट इनटू नंबर इज कांस्टेंट, राइट। सो फ्रॉम हियर इट्स u1 in1 इक्वल टू u2 in2, या फिर n1 u1 इक्वल टू n2 u2, राइट। सो इसको हम यूज करेंगे, ये कहां से आया वो मैंने आपको दिखा दिया कहां से आया, इसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन है हमारा n1 u1 इज इक्वल टू, मैं ये वाले लिख रहा हूं, इज इक्वल टू n2 u2, और n1 है आपका 1, राइट। सो 1 u1 इज इक्वल टू n2, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये n2 u2। बट यहां पे आपको यूनिट पुट नहीं करना है, डायमेंशंस पुट करने हैं। यूनिट से भी आ जाएगा, बट क्योंकि हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं डायमेंशंस से करना है। तो आ जाइए पुट करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस। किसका पुट करना है, क्योंकि हम फोर्स का फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स का डायमेंशंस पुट कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l1 t-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, परफेक्ट। और ये आ जाएगा इनटू, और फिर से डायमेंशन इसका, अगेन ये आपका फोर्स है तो ये भी फोर्स है, डायमेंशन तो सेम ही बनेगा। सो मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2, स्क्वायर ब्रैकेट में रखिएगा। और क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ठीक है, माना कि डायमेंशन सेम है, बट अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो फिर आप बोलेंगे कि ये दोनों तो इक्वल है तो काट दो, फिर इनटू इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं, तो इसको हम 1 लगा देते हैं इसमें सभी में सब्सक्रिप्ट, और इसमें हम 2 लगा देते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को टेबल बनाना है। हालांकि इजी क्वेश्चन है तो आपका बिना टेबल का भी बन जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा ये टेबल का। सो ये मान लीजिए एमके सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम का है, कॉरस्पॉन्डिंग मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। मैंने बोला कि इजी क्वेश्चन है तो बिना टेबल का हो जाएगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बिना टेबल का भी हम ये प्रोसीड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप बिना टेबल कर लेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देगा, नंबर्स को चेंज कर देंगे, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको टेबल्स के हेल्प से आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। सो इनके सिस्टम में एम एल टी का अगर मैं बात करूं तो मास है 1 kg, राइट। और एम केस आपको याद होगा, हमने यहाँ पे 1 पुट किया था, दैट वाज 1 न्यूटन के लिए हमने पुट किया था। अगर आपको याद हो, हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने 1 न्यूटन, दैट मींस ये एम के सिस्टम में था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एम के सिस्टम में m1 वाला, राइट। तो मैं 1 यहाँ पुट करूंगा, अगर आप 2 पुट कर देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आंसर गलत हो जाएगा। सो L2 दैट्स 1 मीटर, T दिस इज 1 एक्चुअली, अभी हमने बात किया, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, हियर M2 मास इन सीजीएस सिस्टम, so that's 1 gram, length 1 centimeter, and time 1 second, right? फर्दर आप ये कर सकते हैं, इसके फॉर्म में मैं अगर चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 1 kg को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम, राइट, 1000 ग्राम, और ये लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, n2 we need to find n2, so n2 इक्वल टू आ जाएगा m2 बाई, क्योंकि हम इसको हम इस साइड ला रहा है, राइट, n2 हमें फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में आपका ये है, सो m1 बाई m2
एंड हैविंग डायमेंशन 1। यह आ जाएगा आपका L1 बाई L2, L1 by L2 having dimension 1 again, and T1 by T2 with -2, right? अब देखिए M1 by M2, अच्छा M1 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1000 टाइम्स ऑफ M2, राइट? अगर आप वहां पे सही से देखें, M1 है 1000 ग्राम, M2 है 1 ग्राम, सो M1 इज एक्चुअली 1000 टाइम्स ऑफ M2, राइट? अब डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके देख ले तो भी सेम ही आएगा. सो इट्स 1000 टाइम्स ऑफ M2 बाई M2, एंड हियर वी हैव 1. सिमिलरली L1 दैट्स 100 टाइम्स ऑफ L2, राइट? क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, सो L2 इज 100 टाइम्स ऑफ L2, सो इट्स 100 L2 बाई L2 with 1, एंड ये तो 1 सेकेंड है, तो आपका तो 1 ही आ जाएगा. T1 दोनों में T1 लिख दीजिए, दोनों में T2 लिख दीजिए, डजंट मैटर. 1 सेकेंड है, कट जाएगा. सो ये आपका कट गया, सो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1000 विथ पावर 1, ध्यान रखिएगा, एंड हियर 100, सो दैट्स into, so into इक्वल टू 10 to the power 5. सो इसको वापस उसमें पुट कर दीजिए, into का वैल्यू मिल गया, into का वैल्यू मिल गया यहाँ पे. सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. सो दैट्स द आंसर. समझ में आया? चलिए, अब जैसे एग्जांपल में आप ये खुद से सॉल्व करके देखिए. 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग आ रहा है? 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे आपको एनर्जी के डायमेंशंस पुट करने पड़ेंगे, यहाँ भी एंड यहाँ भी. दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. बट इस बात को मैं आपको ध्यान दिला दूं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं उसमें कि ये जो उस केस में देखिएगा तो वहां पे पावर अगर बाई चांस 2 होता है किसी में भी, राइट? अगर मान लो कि यहाँ पे अगर पावर 2 होता है बाई चांस, ड्यू टू सम रीजन, यहाँ पे लेट्स से यहीं पे मैं ले लेता हूँ 2 होता है, तो इसको फिर इनटू दिस पावर 2 लगाना नहीं भूलिएगा. सो दैट विल बिकम 10 to the power 4. समझ में आ रहा है बात? सो इसको अभी तो ठीक है 1 है तो ठीक है, मैटर नहीं करता है, और ये तो 1 कट गया था तो -2 से अगेन मैटर नहीं करता है. बट यहाँ पे 2 हो 3 हो तो उसको फिर कंसीडर करना नहीं भूलिएगा. समझ में आया? चलो, सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा काम करना उसमें. सो लेट्स सी. सो एक क्वेश्चन है 1 मेगावाट ऑफ पावर, 1 मेगावाट ऑफ पावर, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक नया सिस्टम में. कन्वर्ट दिस इन अ न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट्स है कुछ ऐसा. 1 डेसीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, जनरली हम लोग 1 मीटर लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ. एम के सिस्टम में ये 1 डेसीमीटर ले रहा है. मास 10 kg है, यूनिट मास 10 kg है नया सिस्टम में, एंड टाइम 1 मिनट. 1 मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम, जबकि हमारे लिए यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड होता है. मास 1 kg होता है. तो हमारा सिस्टम में जिसमें आप देखते हो कि लेंथ होता है मीटर में, एम के सिस्टम में बात कर रहा है, ये वॉट है मतलब एम के सिस्टम में. तो हमारे सिस्टम में लेंथ होता है 1 मीटर, मास होता है 1 kg, एंड टाइम होता है 1 सेकेंड यूनिट, राइट? न्यू सिस्टम में यही कितने वैल्यू आएंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो अगेन यूजिंग द सेम थिंग, N1 U1 is equal to into U2, right? into U2, एंड फिर हम टेबल बनाएंगे एज यू नो, जैसे मैंने बताया था, एक हमारा सिस्टम का और एक न्यू सिस्टम का टेबल. ये है एम के सिस्टम का एंड ये है न्यू सिस्टम का. सो ट्राई करो, फाइंड आउट कीजिए क्या आ रहा है.
convert 1 megawatt of power in new system with those units, right? Try करो, find out करो. चलिए मैं बताता हूं. अगर ट्राई कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि आंसर सेम आ रहा है जो हमारा आ रहा है सो, या फिर डिफरेंट आ रहा है आपका. वीडियो को पॉज करके आप फाइंड कर लीजिए. फिलहाल मैं प्रोसीड करता हूं. सो इनके सिस्टम में आपको पता है MLT, मास होता है 1 kg, लेंथ होता है आपका 1 मीटर एंड टाइम होता है 1 सेकेंड, राइट? बट न्यू सिस्टम में मास है 10 kg, राइट? और लेंथ है 1 डेसीमीटर. अच्छा, 1 डेसीमीटर होता है 0.1 मीटर. 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहते हैं. 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहते हैं. सो लेंथ हो जाएगा 1 डेसीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड टाइम that's 1 minute which is equal to 60 second, right? न्यू सिस्टम में 60 सेकेंड है यूनिट ऑफ टाइम, या 1 मिनट है. दैट्स फाइन. ये है हमारा एमके सिस्टम और ये है न्यू सिस्टम, राइट? और एमके सिस्टम में हमने 1 से सबस्क्रिप्ट से नाम दिया, राइट? तो ये आपका 1 वाले है, 1 1 1, और ये 2 वाले हैं. न्यू सिस्टम को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, राइट? So do it in the same way. पावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द, ठीक है, ये तो N1 है, ये तो नंबर 1 है, यहाँ पे 1 है, N1 का वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. U1 यहाँ पे आपको डायमेंशंस पुट करने हैं. पावर है, राइट? पावर होता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो पता ही है. तो ये हो जाएगा M1 L1 T minus 2, mass into acceleration, force equal to mass into acceleration, force equal to mass into acceleration, और displacement L1, time T1. तो eventually ये आ जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. So it's M1 L2 T minus 3, राइट? एंड क्योंकि ये एमके सिस्टम है तो जिसमें हमने 1 1 लगा रखा है तो सबस्क्रिप्ट में 1 लगा दीजिए. N2 तो हमें फाइंड ही करना है, डायमेंशन फिर 2 का, तो वही सेम डायमेंशन तो सेम ही आएगा, M1 L2, राइट? एंड T minus 3, बट सबस्क्रिप्ट में 2 जाएगा. बस अब पुट कर दो वैल्यू वहां से टेबल से, आंसर आ जाएंगे. N2 इक्वल टू, so it's M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2, right? n इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा एंड विथ डायमेंशंस आपका इसमें है 1, इसमें है 2 और इसमें है -3, राइट? सो M1 1 kg, M2 10 kg. सो ठीक है, M1 तो मैं ऐसे ही रखता हूं. M2 जो है 10 kg, जबकि ये था 1 kg, तो M2 को मैं कह सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ M1. M2 को मैं कह सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ M1, राइट? L1 दैट्स 1 मीटर, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं, आप उसको बाई 10 कर दो या फिर इसी को इंटू 10 कर दो, दैट्स सेम थिंग. सो L1, राइट? L2 L1 के 10 टाइम्स स्मॉल है, राइट? सो ये बन जाएगा L1 बाई 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? एंड टाइम का 1 सेकेंड है T1, एंड T2 को मैं लिख सकता हूँ 60 T1 -3. ध्यान रखिएगा, जो पार्ट्स है उसको ध्यान रखिएगा. M1 M1 कट जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 बाई 10, ये आ जाएगा आपका 100, 10 है, 2 है, और ये आ जाएगा
60 इंटू 60 इंटू 60, राइट। बट क्योंकि ये नीचे है या नेगेटिव है, अच्छा मैं स्टेप शो कर दे रहा हूँ, और ये आ जाएगा 60 टू द पावर ऑफ -3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, यहां से ये गया, सो इट्स 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, सो दैट शुड बी द आंसर, जो भी आएगा। 60 इंटू 6 हो गया, या 6 इंटू 6 हो गया आपका 36, 36 इंटू 6 एक बार फिर से कर लीजिए, दैट शुड बी द नंबर, एक बार चेक कर लीजिएगा। सो इट्स 216 एंड 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस, सो दिस इज द आंसर। न्यू सिस्टम में ये आएंगे 1 मेगावाट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। आई होप समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपका किसी न किसी साल आया था, उसमें से हमने लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, राइट, समझ में आया। सो दिस वाज सेकेंड एप्लीकेशन, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और एक था कि आप चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली सही है या गलत है, राइट। थर्ड एप्लीकेशन में हम बात करें तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो। नाउ यू डोंट थिंक कि नीट में डेरिवेशन थोड़ी आएंगे, राइट, बट ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा पीवाईक्यू का भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, कौन सा साल में आया है, क्या क्वेश्चन आया है, सो एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा, सिमिलर क्वेश्चन आएगा, या आते हैं। तो डोंट थिंक कि डेरिवेशंस नहीं पढ़ना है या फिर नहीं करना है, एटलीस्ट ये वाले तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर पूछा जाता है। सो एक दो मैं डेरिवेशंस करके दिखा दूंगा, एक दो मैं फॉर्म डिराइव करके दिखा दूंगा रिलेशंस, एंड वैसे क्वेश्चंस होते हैं, सो डोंट स्किप दिस पार्ट, है ना। ये नहीं सोचना कि डेरिवेशन है तो मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, अक्सर आते हैं पीवाईक्यू में, आपको दिख जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। सो सबसे बेसिक वाला करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिराइव करना है। फॉर्मूला, एक पेंडुलम है, लेंथ L है, मास m है, एंड हैंग कर रहा है ये, और ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मारा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है, ये आगे गया वापस आएगा, इसी बात से वापस आएगा, बट मैं थोड़ा जानबूझ के अलग से दिखा रहा हूं ताकि ओवरलैपिंग से बच जाए, वरना फिर वो लाइन दिखेगा नहीं। गया, दिस इज वन ऑसिलेशन, जाना वापस आना, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इधर भी जाने दो वापस आने दो, दैट्स वन ऑसिलेशन। और इसमें कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। सो क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में एजम्पशन से शुरू होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो, अदरवाइज क्वेश्चंस में दिया रहता है, नीट वाले क्वेश्चंस में दिया रहता है, आपको एजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो दिया रहता है कि जो पूछेगा वो बता देगा कि किन चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सो फिलहाल we are assuming that the time period depends on length of the string, mass of the bob, and acceleration due to gravity. So T is equal to some constant L m g. अब बात यह है कि ठीक है, हमने ये तो ठीक है समझा कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, बट उनका कुछ पावर्स भी तो हो सकता है, राइट। जब हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो हम कहते हैं कि मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बट वेलोसिटी पे पावर है, तो अब बोलोगे मास पे तो नहीं है, हाँ ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इन द सेम वे लेंथ पे, मास पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पावर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हुआ तो ठीक है, बन जाएगा, या इफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट तो वो जीरो भी आ जाएगा, वो हम देख लेंगे अभी, बट कुछ पावर्स हो भी सकता है, राइट, प्लस या माइनस में या फ्रैक्शन में हो सकता है, और वही मोटिव है, वही प्लान है फाइंड करना। सो इसको हम x लेते हैं पावर, इसका y लेते हैं, इसको z लेते हैं, L m g का, एंड k पे क्यों नहीं लिया, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि ये इन चीजों पे डिपेंड करता था, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम था, मतलब k था नहीं, तो k का कोई डायमेंशन नहीं था, सो k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ अगर ये दिस इक्वल टू दिस है, तो ये जरूरी है कि इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू LHS का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू RHS का डायमेंशन, k का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो वो हम लेंगे नहीं, राइट। मास का डायमेंशन
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जेड। परफेक्ट, यहां तक ठीक है। चलो सो ये आपका आ गया m0 L0 T1 टाइम का, इसका है L1 एंड यू नो, अच्छा ठीक है मैं एक स्टेप दिखा दे रहा हूं, x m1 विथ y एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है L1 T-2, राइट, सो इट्स जेड, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा m y l x प्लस जेड, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो प्लस जेड आएगा, एंड आई होप आपको पता चल चुका है वो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होता है, तो यहाँ जेड है यहाँ x है तो x प्लस जेड बनेगा T-2 जेड, राइट, एंड लेफ्ट साइड में था m0 L0 T1, राइट। सो LHS और RHS सेम है तो उनका डायमेंशंस भी सेम होना चाहिए, इच का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब y शुड बी इक्वल टू 0, y शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि m का डायमेंशंस इधर y है इधर 0 है, बीच में इक्वल है, तो y इक्वल टू 0, तो ये तो एक आया z, तो आप देखेंगे 2z, इनफैक्ट माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 1, मतलब z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। x प्लस जेड, एल का डायमेंशन देखे तो x प्लस जेड इक्वल टू 0, सो x प्लस जेड इक्वल टू 0, जबकि z का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है -12, सो इट्स -12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू +12, सो x आया +12, y आया 0 और z आया -12। अब आपको ये तीनों को पुट करना है इस इक्वेशन में, राइट, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू k l टू द पावर ऑफ x, x का वैल्यू है हाफ, m टू द पावर ऑफ y विच इज 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर ऑफ g का है z, z है -12, सो इट्स -12, राइट। चलिए इसको थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं, सो इट्स t इज इक्वल टू k l टू द पावर ऑफ हाफ, दैट्स रूट l, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, m टू द पावर ऑफ 0, एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो वो हम लिखेंगे नहीं, तो m गया, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि m हट गया, मतलब टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, एंड g टू द पावर ऑफ -12, तो उसको नीचे ले आइए तो +12 हो जाएगा, सो दैट बिकम k रूट l बाई रूट g, सो दिस इज द आंसर। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया t इक्वल टू k रूट अंडर l बाई g, और डायमेंशन मेथड से कभी भी, ये इसका ड्रॉबैक है डायमेंशन मेथड का, ये लिमिटेशन है डायमेंशन मेथड का, कि कभी भी इस कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल पाता है हमें, तो कांस्टेंट का वैल्यू हमें नहीं मिल पाता है, तो वो आपको किसी और मेथड से फाइंड करना पड़ेगा या एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें पता होगा तो एक्सपेरिमेंट से आप फाइंड कर सकते हैं। तो k का वैल्यू हमें पता है कि इट्स 2 पाई, हमने किसी और मेथड से फाइंड किया तो पता चला कि k इक्वल टू 2 पाई है, सो इट्स k पाई रूट अंडर l बाई g, सो दैट्स द आंसर। तो ऐसे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, नीट 2021 में ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, और आई होप अगर वो आपको समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, तो यू विल बी एबल टू डू। क्वेश्चन था इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, force, acceleration and time are taken as fundamental unit, fundamental quantity, right? Then what will be the unit of energy? ये क्वेश्चन था, एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा ये बताओ। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट माने, फंडामेंटल क्वांटिटी माने, तो एनर्जी का फिर यूनिट क्या बनेगा वो बताइए। सो ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं ये कैसे करना है। वीडियो को ये पे पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिलहाल मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, ड्राइव करके दिखाता हूँ, फाइंड करके दिखाता हूँ। ये नीट
2021 का क्वेश्चन है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये मैं सोच रहा कि भाई डेराइव टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं और बहुत कॉमन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। सो लेट्स सी, सो एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, राइट। तो जब हम यहां पे इक्वल लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, तो इनके पावर्स हमें नहीं पता है एक्स वाई जेड, राइट। सो बिल्कुल सेम वे में जैसे अभी थोड़ी पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। डायमेंशंस पुट करने हैं एंड पावर्स को इक्वेट करना है, वहां से एक्स वाई जेड फाइंड कर लेना है, इसमें वापस पुट कर दो, राइट। एनर्जी दैट्स वर्क, दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो m1 l2 t minus 2 एनर्जी का। आई होप ये सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट फोर्स देगा एंड उसको हमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज वर्क एंड दैट्स इक्वल टू एनर्जी। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसको तो लिखना नहीं है। फोर्स अगेन m1 l1 t minus 2 एंड हमारा यहां x है, एक्सेलरेशन l1 t minus 2 with y and then we have time t1 z, right? So ये आ जाएगा m x, यहां पे m है नहीं तो ठीक है, फाइन, खत्म। l x प्लस y वहां तो है नहीं, so x प्लस y and t minus 2x minus 2y प्लस जेड। सो ये बन गया RHS का। और क्योंकि आपको पता है कि LHS इक्वल टू RHS का होगा, डायमेंशंस भी होंगे सेम, तो x इक्वल टू 1, अगर m का डायमेंशंस को इक्वेट करें तो यहाँ x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एक आंसर तो मिल गया, x इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो मिल गया। नाउ यू हैव x प्लस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 2 एंड क्योंकि x का वैल्यू 1 है तो ये जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 आया, y इक्वल टू 1 आया। टाइम का देखते हैं, माइनस 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। x और y दोनों ही 1 है, तो ये जगह माइनस 2 प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2, राइट। माइनस 2 तो मैं यहीं पे हटा दे रहा हूं, तो जेड इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2, तो ये मिल गया हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 1 एंड 2। सो वापस पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन में जहां से हमने शुरू किया था, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 2, तो आंसर आ जाएगा यहां से, आंसर आ जाएगा यहां पे E इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, ठीक है, और देन इफ A T2, सो ये होगा आपका आंसर। इफ A, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 2 है, तो इफ A T2। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है नीट 24 का, 24 में आया था ये। इफ फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वे अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फोर्स है, अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट, t इज द टाइम, दोनों जगह। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दी हुई है, कौन सा ऑप्शन है जो डायमेंशन लेस होगा, कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा। एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं। वीडियो को पॉज, यहीं पे पॉज करके एक बार जल्दी से सोचिए, हार्डली 10 सेकंड काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए। सोचा, कुछ आया? डायमेंशन लेस कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा होगा डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन। चलो मैं बताता हूं क्या करना है। याद है हमने बात किया था कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये और ये सेम टाइप की क्वांटिटी है, राइट। अगर ये फोर्स है तो इसको भी फोर्स होगा, और फोर्स को मैं डिवाइड कर दूंगा तो कुछ बचेगा नहीं, यूनिट लेस हो जाएगा, राइट, डायमेंशन लेस हो जाएगा, राइट।
तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं या फिर उल्टा इसको इससे डिवाइड कर दूं तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा दैट शुड बी डायमेंशनलेस. सो अल्फा टी स्क्वायर, मैं पहले इसको इससे डिवाइड करके देखता हूं. अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा टी, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए. मतलब अल्फा टी बाई बीटा, कोई ऑप्शन है क्या? अल्फा टी बाई बीटा, हाँ. सो दिस द आंसर. हार्डली 10 सेकेंड, राइट. अदरवाइज ये आता, अगर आप दूसरा उल्टा डिवाइड करते हैं तो ये आता बीटा बाई अल्फा टी. अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इससे तो ये आता बीटा बाई अल्फा टी. बीटा डिवाइड बाई अल्फा टी, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर वो हम नहीं लेंगे. ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आया. समझ में आया? चलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस जो आपको नीट में जरूरत पड़ेगा. हालांकि इसको कुछ लिमिटेशंस है तो वो मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ. लिमिटेशंस में क्या क्या है? लाइक एक तो ये है कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगा. न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकली. सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जैसे आप एग्जांपल में दिखा रहा हूँ. जब आप लिखते हो a इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो अगर मैं लिख दूँ a इक्वल टू यूटी प्लस 1/5 टी स्क्वायर, चेक करोगे आप डायमेंशनली तो यू विल फाइंड कि डायमेंशनली करेक्ट है. इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आएगा. डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं होगा. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आप देखेंगे प्रैक्टिकल आंसर के साथ मैच नहीं करेगा. जो भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला सही नहीं है. जो कि आपको पता है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है. एक्चुअल आंसर हाफ होना चाहिए था, मैंने वहां पे 1/5 कर दिया. सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन सचमुच में करेक्ट होगा जरूरी नहीं है. लेकिन अगर हम उल्टा बात करें, अगर डायमेंशनली गलत है मतलब वो पक्का गलत है. डायमेंशनली गलत मतलब पक्का गलत. डायमेंशनली करेक्ट मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन. और मैंने यहाँ 1/5 कर दिया, आप यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं, राइट, तो भी गलत हो जाता. डायमेंशनली सही आएगा लेकिन इक्वेशन गलत हो जाएगा. मैं अगर यहाँ पे हाफ लगा भी दूं, राइट, और यहाँ पे माइनस लगा दूं तो आंसर गलत आएंगे, मैच नहीं करेगा, राइट. और मोशन स्ट्रेट लाइन में रहा है एंड एवरीथिंग आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस का मैं बात कर रहा हूँ. वेल, सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. दूसरा है कि अभी अभी आपने देखा है कि जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था T इक्वल टू K रूट अंडर L बाई G सिंपल पेंडुलम का, तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि हम ये K का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं. कांस्टेंट का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक, सेकंड लिमिटेशन. थर्ड, अगर कोई फॉर्मूला मोर देन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर पाएंगे. अगर कोई फॉर्मूला, मैंने बोला अगर कोई फॉर्मूला, अगर कोई एक्सप्रेशन मोर देन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर पाएंगे. कुछ ऐसे भी फॉर्मूलेस होंगे जिसमें आपको 4 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे. सो दोस फॉर्मूलाज वी विल नॉट बी एबल टू डिराइव, क्योंकि इक्वेशन तो आपके पास तीन ही होगा ना, m का पावर, l का पावर, t का पावर, नॉर्मल केसेस में. या फिर अगर कोई फॉर्मूला साइन थीटा, टैन थीटा पे डिपेंड कर रहा है या लॉग पे डिपेंड कर रहा है तो वो फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दो मैंने यहां बताया. फिर मैंने बताया कि अगर कोई फॉर्मूला 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो हम डिराइव नहीं कर पाएंगे. फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर कोई फॉर्मूला साइन फंक्शन, टैन फंक्शन या लॉग पे डिपेंड कर रहा है तो वो फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर पाएंगे. या फिर अगर कोई फॉर्मूला डिराइव करने समय मान लो कि 2 क्वांटिटीज है और दोनों का डायमेंशन सेम है, तो जब आप पावर x पावर y लगाएंगे तो फिर आप डिराइव नहीं कर पाएंगे. यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट, राइट. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. परफेक्ट. राउंड ऑफ का बात करेंगे. डायमेंशनल एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है. राउंड ऑफ का हम बात करेंगे, राउंडिंग ऑफ. एग्जांपल लेते हैं. राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स. राउंड ऑफ अप टू, क्वेश्चन दिया रहेगा अप टू 3 डिजिट्स करना है या 5 करना है या 4 देना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा. मैं एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं अप टू 3 डिजिट्स. एंड मान लो कि एक नंबर है एनीथिंग, लेट बी 2.8671, राइट. और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.864 and then whatever we have doesn't matter.
अब क्या करना है, क्या दिखा रहा हूं मैं आपको कि 3 डिजिट्स तक बोला है राउंड ऑफ करने के लिए, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये पहला नंबर है जिसको मैं गायब करना है, हमें मैं गायब करूंगा एंड बाकी तो उसके आगे भी करना ही है. सो वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू हियर, इसमें भी वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू हियर. सो दिस इज द नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट जो गायब होगा. इफ इट इज मोर देन 5, द नेक्स्ट नंबर जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखिएगा. आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक, तो उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखिएगा. इफ इट इज मोर देन 5, तो ये जो प्रीवियस नंबर है जिसको आप गायब कर रहे हैं उसके जस्ट प्रीवियस नंबर दैट विल इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 8.67, 8.87, राइट. 6 जो है वो 7 बन जाएगा क्योंकि ये मोर देन 5 है. तो जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखिएगा, अगर वो 5 से ज्यादा है तो द प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ है. परफेक्ट. बट जहां तक राउंड ऑफ करना है, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, अभी मैं एग्जांपल में 3 ले रहा हूं, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. क्वेश्चन में अगर 4 दिया रहेगा तो 4 को फॉलो कीजिए, 5 को फॉलो कीजिए. जहां तक राउंड ऑफ करना है जस्ट उसके बाद वाले नंबर को देखना है. अगर वो 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, अगर वो 5 से कम है तो प्रीवियस नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड. सो दिस इज द आंसर. बात समझ में है? जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखना है. अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, अगर वो 5 से कम है तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. बट अगर 5 होगा तो क्या होगा, राइट? उसको भी बता रहा हूं, 5 होगा तो क्या होगा. लेट्स टेक द सेम नंबर बाकी. सो इट्स 2.86518, कुछ भी हो, और बोला है क्वेश्चन में कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, राइट. सो 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 है, राइट. 5 से ज्यादा तो +1 हो जाता है, ये 5 से कम होता तो रिमेन अनचेंज्ड. 5 है तो क्या करना है, तो 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो हाँ ठीक है, ये +1 हो जाएगा. सो इट्स 2.87. मैंने बोला 5 के बाद कोई नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1. लेकिन अगर ये ऐसा होता 2.865, अदरवाइज 5 के आगे तो कोई भी नंबर है तो ठीक है, प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1. बट 5 ना लेकर के अगर मैं 0 ले लूं, 0 0 0, तो या तो 0 हो 5 के बाद, या तो नंबर हो ही ना. जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं, 2.865, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है और बोला है कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. 4th डिजिट 5 है, 4th डिजिट 5 है. 5 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है या फिर 0 है, उस केस में हमें ऑड इवन का रूल फॉलो करना है. बात समझ में है? थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा. मैंने बोला कि जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखो, और अगर वो 5 है, 5 के बाद अगर कोई भी नंबर है, जैसे इसमें दिख रहा है 5 के बाद अगर कोई भी नंबर है तो ठीक है, प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, जैसा कि इसमें हुआ है. बट 5 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है या बाई चांस 0 है, तो इसमें ऑड इवन का रूल फॉलो होगा. ऑड इवन का रूल क्या फॉलो होगा, सो मैं बता रहा हूं. अगर इवन नंबर हुआ, प्रीवियस नंबर जिसको आपको राउंड ऑफ करना है जहां तक, उसको जस्ट उस वाले नंबर को देखिएगा जिस नंबर को आपको एलिमिनेट करना है, जिस नंबर के बाद आपको नंबर्स को एलिमिनेट करना है, उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देखिएगा, ये वाले नंबर को. अगर ये इवन है तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, सो इट विल बिकम 2.86, राइट. क्योंकि 5 के बाद ये ऑड इवन का रूल सिर्फ तब लगेगा जब 5 के बाद कोई नंबर ना हो या 5 के बाद 0 हो, राइट. और क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना है यहीं तक, तो आपको ये नंबर को देखना पड़ रहा है. तो 5 से पहले इवन नंबर है तो दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. बट अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, 2.8 लेट्स से 3 5 0 0 0, सेम, बस यहाँ 6 के जगह पे 3 कर दिया. तो क्योंकि और क्वेश्चन में बोला है कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स. तो ये नंबर को आपको हटाना है, पहला नंबर जिसको हटाना है वो ये है, बाकी आगे के नंबर्स भी हटेंगे. तो क्योंकि ये 5 है और आगे जीरोस है,
तो आपको ये नंबर देखना है, दिस इज ऑड नंबर, ऑड होगा तो इंक्रीज बाय 1, इवन होता तो रिमेन अनचेंज्ड, 6 था इवन नंबर तो रिमेन अनचेंज्ड 6 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 एंड ठीक है, उसके आगे तो नंबर्स को आपको गैप कर देना है। और अगर जीरोस नहीं भी होते देन ऑल्सो वी विल फॉलो द सेम रूल, ऑड इवन। ऑड इवन तब यूज करना है जब 5 है एंड उसके बाद मतलब जहां तक राउंड ऑफ करना है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 5 है एंड उसके बाद या तो कोई नंबर है ही नहीं या फिर जीरोस है, उस केस में आपको ऑड इवन फॉलो करना है। अगर इवन है 5 के जस्ट पहले वाला नंबर अगर इवन है तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, अगर ऑड है तो +1, दैट्स इट। आई होप ये समझ में आया होगा। बट यहां पे एक और चीज है, ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है, तो जो नंबर्स हम हटा रहे हैं वो डेसिमल के बाद है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सभी केसेस में जिन नंबर्स को आप गायब कर रहे हैं, जैसे ये 3 नंबर्स को हमने गायब किया, ये डेसिमल के बाद है, राइट। यहाँ पे भी हमने जो भी नंबर्स को गायब किया, 4 नंबर्स को हमने गायब किया यहाँ पे, वो चारों डेसिमल के बाद थे, राइट। बट अगर डेसिमल के बाद ना होता, जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेट्स टेक कुछ ऐसा ही नंबर ले लेते हैं, सेम ही नंबर ले लेता हूँ, बस डेसिमल नहीं रखूंगा, 286,518 बोला है राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, राइट, बोला है राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स। तो नेक्स्ट डिजिट 5 है और क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर्स है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, सो ये हो जाएगा 286 के जगह 7 बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 है और उसके बाद नंबर्स है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, तो 287। बट जिन नंबर्स को हम यहाँ पे गायब कर रहे हैं उनके जगह पे 0 रिप्लेस होगा, 0 0 0, जितने नंबर्स को हम हटा रहे हैं उनके जगह पे 0 हमें पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज हमें वहां नहीं था, यहाँ पे इसमें नहीं बोला गया था कि यहाँ पे आपको 0 पुट करना है 3, यहाँ पे 4 जीरोस पुट करना है, ऐसा नहीं है, राइट। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को अगर हटाते हो, डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर्स को हटाते हो उसमें जीरोस नहीं पुट करना है, लेकिन अगर डेसिमल से पहले या डेसिमल नहीं है तो उस केस में जिन नंबर्स को आप हटाते हो उसकी जगह पे 0 रिप्लेस होगा, एंड दैट मेक सेंस, राइट। कितने थे ये आपका 2,86,518, 2,86,518, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इट्स 287 अगर आप 0 नहीं डालते तो 2,86,000 एक बड़ा नंबर है, उसको आप राउंड ऑफ करके बोलोगे कि इट्स 287 सिर्फ, ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन 0 आप डाल दोगे तो ठीक है, नाउ इट बिकम 2,87,000, सो इट इज क्लोज, राइट। राउंड ऑफ वो इसीलिए तो कहते हैं क्लोज वैल्यू लेते हैं, राइट। समझ में आया? जैसे इसमें भी 0 हम रिप्लेस नहीं कर रहे क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम हटा रहे हैं, लेकिन यही नंबर अगर ऐसा होता 286,721 जीरोस नहीं है, और क्वेश्चन में बोला है कि राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट डिजिट आपका 5 से ज्यादा है, राइट, तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, तो ये जाएगा 287, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, बट जिन नंबर्स को हम हटा रहे हैं 3 नंबर्स को, तो उनकी जगह पे 0 बैठेगा, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट। वेल, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। इसके कुछ रूल्स है, आज ये बताता हूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्या रूल है। ऑल द नॉन जीरो, कुछ रूल्स है, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम फाइंड ही क्यों कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी मेजरमेंट जो होता है उसके लास्ट नंबर हमेशा डॉटफुल होता है, राइट। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं 2,586 kg, तो इसमें कोई शक नहीं है कि
होगा ही होगा, 500 ठीक है, 80 होगा ठीक है, 6 वाले में डाउटफुल है बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा या कम भी हो सकता है, सो 6 श्योर नहीं है। छोटा नंबर पे अगर हम बात करें तो आप कह रहे हो कि किसी भी चीज का कोई लेंथ है, मान लो कि एक लेंथ है लाइन का, आपने उसको मेजर किया, आपने बोला कि 12.87 सेंटीमीटर है, तो ये डाउटफुल नहीं होगा, ये डाउटफुल नहीं होगा। लास्ट नंबर आर शो कि इट्स 12.87 सेंटीमीटर बिकॉज वो, एंड यू नो व्हेन यू आर सेइंग 12.87 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि 12.870, राइट। मैं डेसिमल है तो मैं जीरो लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका रीडिंग में। तो आर यू श्योर कि वो 87 ही है, 870 है, थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता था, इट कैन बी 12.869, राइट, जस्ट थोड़ा सा कम, या फिर 871, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, राइट। सो लास्ट नंबर हमेशा डाउटफुल होगा, राइट। आप ग्रोसरी स्टोर से लेते हो, कुछ सामान लेते हो, लेट्स से शुगर आप ले रहे हो 560 ग्राम, नॉट नेसेसरी कि वो 60 ग्राम ही होगा, थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, लास्ट नंबर हमेशा डाउटफुल होगा। मेजरमेंट जब आप करोगे तो लास्ट नंबर हमेशा डाउटफुल होगा। और आप इसी में आप कहते हो कि ठीक है मैंने और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो नाउ इट्स कमिंग नॉट दिस वन, इन फैक्ट इट इज कमिंग दिस वन 12.869, तो अगेन लास्ट डिजिट आर श्योर कि इट्स 9। ऐसा भी तो हो सकता था कि 9 आपको 9 लग रहा है बट वो थोड़ा सा कम था, 9 को टच करने वाला था, 9 वाले लाइन को टच करने वाला था, क्योंकि यू नो बहुत छोटे स्केल पे बात हो रहा है, तो 9 वाली लाइन को टच करने वाला था, किया नहीं था एग्जैक्टली, थोड़ा सा पीछे ही था, आपको लगा कि वो 9 है, राइट। तो लास्ट नंबर हमेशा डाउटफुल होगा, या हो सकता है 9 से जस्ट थोड़ा सा आगे रहा होगा, एकदम माइन्यूट थोड़ा सा आगे रहा होगा, आपने 9 ले लिया या फिर आपको लगा कि 9 है, राइट। तो लास्ट नंबर हमेशा डाउटफुल होगा। द पॉइंट इज किसी भी मेजरमेंट में लास्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल होगा, राइट। और सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसीलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि किसी भी मेजरमेंट में हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हायर विल बी एक्यूरेसी। तो रीजन ये है व्हाई वी आर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने ज्यादा उसका एक्यूरेसी होगा, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ ही रहे इसी के लिए, या फाइंड आउट ही करते इसीलिए कि हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हायर विल बी एक्यूरेसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी मेजरमेंट में। वेल सो इसके कुछ रूल्स है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 2 8 0 1 5 0 3, इसमें मैंने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 8 9, दीज आर सिग्निफिकेंट, राइट। जीरो यहाँ पे मैंने नहीं बोला, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट मैंने बोला कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ना, सो ऑल दोज जीरोस व्हिच आर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, एंड नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा ही होना चाहिए, एक जीरो के दोनों एडजेसेंट साइड में नंबर्स होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो 2 8 0 0 0 3, तो इस केस में भी तीनों ही जीरो सिग्निफिकेंट होगा, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, राइट। नेक्स्ट है ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरोस लास्ट में है, जैसे 2 8 1 5 3 0 0, सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। सो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 1 2 3 4 5, सो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 5, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 7, इसमें आपका हो गया 2 3 5 and 1 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट। इसमें 5 है ना, 3 into 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस, यहाँ पे कंडीशन भी है, अनलेस इट कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अगर जीरो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है तो ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस काउंट होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंट से आया, यूनिट दिया रहेगा, अगर यूनिट दिया रहेगा तो फिर जीरोस को काउंट करना है, ट्रेलिंग जीरोस को। अगर यूनिट नहीं दिया रहेगा, जस्ट ऐसा ही नंबर लिखा रहेगा, तो ट्रेलिंग जीरोस को
सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है, दैट्स इट। समझ में? और क्या है? ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद है। जैसे मान लो कि ये नंबर ऐसा है 2.81, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बाकी नंबर को बस मैंने डेसिमल लगा दिया, सो 2.8153000। तो हाँ, इस बार ये दोनों भी काउंट होगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जबकि इसमें 5 था। ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं हुआ था इसमें, बट इसमें काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद है वो। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? चलिए लास्ट, अगर कोई एक रीडिंग या मेजरमेंट लेस देन 1 है, सो इट्स 0.008304, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जब तक नंबर स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये वाले जो जीरोस है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4, इस केस में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? सो इफ अ नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग करके स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक नंबर स्टार्ट नहीं हुआ तब तक उससे पहले जितने भी जीरोस है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। So these are the rules to find out the number of significant digits in any measurement. बात समझ में? Well, इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या रूल्स है वो बता रहा हूं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, जैसे एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, उसमें क्या करना है, जैसे कोई नंबर ले लेता हूं 28.384, कुछ भी 7.6 एंड 324.21, और इसे हमें ऐड करना है। तो ठीक है, नॉर्मल मेथड से आप ऐड कर लो, जैसे आप ऐड करते हो, राइट। एंड ठीक है, एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं आपको। ये आ गया 4, ये आ गया 9, और ये आ गया 9 2 11 1 1 8 16 4 20 0 2 6 3। आई होप ये करेक्ट है। तो द पॉइंट इज कि ये आंसर में, द पॉइंट इज कि इस आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेगा, उसका रूल है कि जिन नंबर्स को आप डील कर रहे हो उसमें जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस, जैसे कि इसमें सिर्फ एक है, सिर्फ एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, राइट। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स है। आंसर में भी लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट वाले की इक्वल होना चाहिए। मतलब इसमें 1 है तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना होगा। आपको आंसर 1 डेसिमल प्लेस में छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि जिन नंबर्स को आप डील कर रहे हो उसमें जो सबसे लीस्ट वाला है वो 1 डेसिमल प्लेस है। एंड व्हाई दिस? क्योंकि इसके आगे का डिजिट्स नहीं पता है, तो वहां पे कुछ भी एरर हो सकता है, इसलिए हम लोग 1 डेसिमल प्लेस तक ही काउंट करेंगे, राइट। क्योंकि आगे का नंबर हमें नहीं पता है इस केस के लिए। सिमिलरली इस केस में थर्ड वाला हमें नहीं पता है, तो इसमें आंसर शुड हैव डेसिमल प्लेस उतना ही जितना कि जिन नंबर्स में आप डील कर रहे हो उसमें से सबसे लीस्ट वाला का जितना है आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, और वहीं तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये आंसर आ जाएगा 360.1, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 9 है, 5 से ज्यादा है, सो दिस विल बिकम 2, सो दिस इज द आंसर। समझ में? 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है इस केस में। सो जितना लीस्ट वाला होगा उतने प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल प्लेस चेक करना है। लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में डेसिमल प्लेस चेक करने वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या होता है सो बता रहा हूं। ये तो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या होता है कि जिन नंबर्स को आप डील कर रहे हो, लेट्स से कुछ भी नंबर ले लो, 386 into 21.268 डिवाइड बाई कुछ भी नंबर ले लो, डिवाइड बाई 2483, ठीक है,
चार्ट लेते हैं। जब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप करते हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो एंड डिवाइड कर दो, जैसे नॉर्मल करते हो। बट आंसर में मान लो कि आंसर कुछ एक बड़ा सा वैल्यू आ रहा है, लेट आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट, लेट्स टेक एनी रैंडमली एनी नंबर मैं फिलहाल लेके प्रोसीड करके दिखा रहा हूँ। सो इट्स 2 8 6 5 कुछ भी ले लो, 7, ठीक है, कुछ भी ले लिया, रैंडमली ले लिया। हाँ, सो डोंट टेल मी कि ये कैलकुलेशन तो गलत हो गया। चलो यहाँ पे डेसिमल ले लेता हूँ। सो मैंने रैंडमली कुछ ले लिया आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। तो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है सो बता रहा हूँ। जिन नंबर्स को आप डील कर रहे हो, इसको इसको और इसको, राइट, इसमें डेसिमल प्लेसेस जैसे पिछली बार हुआ था वो काउंट नहीं करना है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करना है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 5 और इसमें 4, 3 5 4। सो लीस्ट वाला जिन नंबर्स को हम डील कर रहे हैं उसमें से लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3 है। तो आंसर में भी 3 डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, राइट। सो आंसर भी आपको 3 डिजिट्स में छोड़ना है। समझ में आ रहा है? आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में छोड़ना है। सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करना है। सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दो एंड दैट इज द आंसर, राइट। ये आएगा 2 8, क्योंकि ये 6 है और ये 5 है, 5 के बाद कोई नंबर है तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, तो 287 आ जाएगा एंड दैट्स द आंसर। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर एंड इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, इंस्ट्रूमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, एरर से भी होते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट से भी होते हैं। नीट में वेटेज है इसका, राइट। डायमेंशंस का है, डायमेंशंस का है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए अगर बात करें तो डायमेंशंस के क्वेश्चंस होते हैं एंड एरर एंड इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस एंड थोड़ा एरर एंड थोड़ा इंस्ट्रूमेंट।